आइए सीधा आपको ग्राउंड लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त भारत 24 की पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त मौजूद हैं। अदिति, आपके पास आते हुए, क्योंकि इंतजार प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने का है, लेकिन जिस तरीके की भव्यता इस वक्त नजर आ रही है वो उस भव्यता को कॉम्प्लीमेंट करती है जो भव्यता नतीजों में रिफ्लेक्ट हुई थी। और महायुति की सरकार, 12वें दिन इंतजार खत्म, सरकार नई, चेहरे वही पुराने। बिल्कुल, और महाराष्ट्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई थी कि जल्दबाजी में जो पिछले 5 सालों हुआ वो अब नहीं होना चाहिए। जल्दबाजी में जब जो कुछ होता है वो ठीक नहीं होता, और यही सीखा देवेंद्र फडणवीस ने और यही सीखा भारतीय जनता पार्टी ने। इतने बड़े मैंडेट के बाद भी सब कुछ आराम से, 12 दिन का जो आप जिक्र कर रही हैं, आराम से सोच के समझ के धीरे धीरे किया गया। और आज भव्यता देखिए, और भव्यता किसी भी कार्यक्रम की, और खास तौर पे अगर पॉलिटिकल कार्यक्रम हो, शपथ समारोह हो, तो वो तब दिखती है जब यहाँ पे सभी वर्गों का, सभी सोसाइटी, सभी धर्मों का कह लें, और सभी जातियों का जो कॉम्बिनेशन यहाँ नजर आ रहा है। पहले तो हम फ्रेटर्निटी का जिक्र कर लेते हैं, बॉलीवुड फ्रेटर्निटी। हमने अपनी आंखों से यहाँ पर विद्या बालन से लेकर तमाम जो अनिल अंबानी से लेकर सबको चलते हुए देखा, तो अभी यहीं से सभी फ्रेटर्निटी के लोग अंदर पहुंचे हैं। तो एक तो हम बात करता रहे कि ज़बरदस्त माया नगरी के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, फिर उद्योगपति, जितने भी उद्योगपति हैं वो यहाँ से पहुंचे। इसके साथ साथ अब आप देखिए उत्तर भारतीय लोग जो उत्साह के साथ आज का शपथ समारोह में आ रहे हैं, और एक है तो सेफ है के नारे के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लाड़की बहन योजना, उनसे जुड़ी महिलाएं, वो सब यहाँ पर जैसे पहुंच रही हैं, आप देखिए। और ये मैं पिछले 3.5-4 घंटे से, पूर्णिमा, मैं महिलाओं को इसी ज़ील के साथ, लोगों को इसी ज़ील के साथ, फिर मराठा समाज के लोग, और देखिए खूबसूरती क्या है। हम एक है तो सेफ है से लेकर हिंदुत्व का, इन तमाम तरीके की बातें तो चुनाव में देखते हैं, लेकिन आज इस शपथ समारोह में, और शायद ये ब्यूटी किसकी है, अलायंस की ब्यूटी है। यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग जो महायुति की जय जयकार करते हुए, अजीत पवार की जय जयकार करते हुए, सरकार की जय जयकार करते हुए अंदर गए। तो शायद इस तरह का जो नज़ारा है वो मुझे नहीं लगता किसी और राज्य में ऐसा देखने को मिला होगा जो मुझे महाराष्ट्र में देखने को मिला। भले ही बात ये हुई कि पोलराइज हुआ, भले ही ये कहा गया एक है सेफ है, तमाम चीज़ें, पर यहाँ पर हमने देखा, और मेरे कैमरे के पीछे आप देखिए, स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि अजीत पवार कहाँ से हैं सर आप? औरंगाबाद। क्या नाम है आपका? असद पटेल। असद पटेल। असद साहब, यहाँ पर आप औरंगाबाद से आए? बिल्कुल औरंगाबाद। किसके समर्थन में? अजीत दादा के समर्थन। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कय्यूम शेख है, मैं औरंगाबाद से हूँ, और हम अजीत दादा पवार साहब के पीछे पूरी ताकत से खड़े हैं। अल्पसंख्यक समाज, मराठा समाज और सभी, फुले शाह अम्बेडकर, ये अजीत दादा पवार साहब के पीछे पूरी ताकत से खड़ा है। और आने वाले समय में इस राज्य का नेतृत्व अजीत दादा पवार साहब करेंगे, महायुति में रहेंगे। बिल्कुल सही। आपका नाम? मेरा नाम अलीम शेख, मैं औरंगाबाद से हूँ। अलीम भाई, एक बात बताइए, अजीत दादा आज डिप्टी सीएम की शपथ ले रहे हैं 6ठी बार जी, और जिस सरकार में वो शपथ ले रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार है, तो आप भारतीय जनता पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं? जी, हम महायुति को सपोर्ट करते हैं क्योंकि इन्होंने विकास की राजनीति की है। विकास की राजनीति नरेंद्र मोदी डबल इंजन से की। जी जी तो आप ये मानते हैं? जी तो इसलिए आपने उनको वोट किया? जी। और अब क्या चाहते हैं इस सरकार से? क्या अल्पसंख्यक का भी विकास होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, जैसा अभी तक हुआ है। अगले 5 साल में भी हमको उम्मीद है कि अजीत दादा के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में आने वाले 5 साल में अल्पसंख्यकों के साथ भी इंसाफ होगा, ऐसी हमें आशा है। अभी तक नहीं हो रहा था इंसाफ? हो रहा था, आगे भी होते रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप बताइएगा कि ये एक है सेफ है का नारा है, ये क्या दूरी बढ़ाता है मेजॉरिटी माइनॉरिटी में, हिंदू मुस्लिम में, या करीब लेकर आता है? देखिए, अपनी संस्कृति जो है तो सब समाज को लेकर चलने वाली संस्कृति है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी अजीत दादा ने भी पीछे बताया था, भाई ये जो है तो महाराष्ट्र में सभी समाज एक दूसरे को लेकर चलते हैं और सभी अच्छे से रहते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि सभी समाज को लेकर चलने की राजनीति अजीत दादा करते हैं, वही राजनीति अगर चलते रहेंगी तो ऐसा ही महायुति को बहुत बड़ा एक योगदान मिलता रहेगा महाराष्ट्र। बहुत बढ़िया। सर, आपका नाम? इंदरमल जैन। सर, आप किसके समर्थन में आए हैं? मैं आया हूँ अजीत दादा के समर्थन में। कहाँ से आए हैं? हम सोलापुर से। सोलापुर से। हाँ। अब जो ये बीएमसी के चुनाव होने हैं उसमें क्या देखते हैं आप? क्योंकि ये लड़ाई तो पूरी हुई नहीं है। पूरी नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी आएगी इसी में भी, बीएमसी के चुनाव में भी बीजेपी आएगी। महायुति आने वाली है, और ये आएगी तो और बॉम्बे का बहुत ज्यादा विकास हो जाएगा। सभी नरेंद्र मोदी से कुछ कहना चाहते हैं तो भारत 24 की तरफ से बोल दीजिए। इधर नरेंद्र मोदी से कुछ कहना चाहते हैं? मोदी जी तो बहुत ही ये है, अभी मैं पिछले टाइम सोलापुर में मोदी जी आए थे सभा के लिए, तो मैं उनको
इसके स्वागत के लिए मैं था और उनसे अच्छी तरह से आगे से सामने से मिला हूँ। शायद इसी खूबसूरती का जिक्र मैं कर रही हूँ आपसे कि कई बार एक एसएफए का नारे को किस तरीके से लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम इस सारे के साथ भी जो दूरी बनाई जाती है पॉलिटिकल महकमे में, वो दूरी नहीं, हम पास आएंगे। और यही नजारा हमने यहाँ पर देखा। और क्योंकि आप उन नारों का जिक्र करेंगे, जरा एक बार सुना देते हैं, क्योंकि इसी बीच में जहां पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है, जय श्री राम के नारे भी इस वक्त सुनाई दे रहे हैं। जरा एक बार सुनवा देंगे, फिर अदिति लौटती हूँ आपके पास। गणमान्य कलाकार, क्रीडापटू, प्रतिष्ठित उद्योगपती आणि आपण सर्व या ऐतिहासिक सुवर्ण देखिए यहाँ पर बड़ा जमावड़ा वीवीआईपीस का लगा हुआ है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए, और वहां के जो कलर्स हैं, वहां के जो रंग हैं, अदिति वहां पर ग्राउंड पर मौजूद रहते हुए दिखा रही हैं। लेकिन अदिति, सबसे बड़ी बात आपने जब कहा ना, बहुत आराम से समय लेते हुए 12 दिन का जिक्र क्योंकि मैंने किया, सबसे बड़ी बात यह है कि सबको साथ लेकर चलना, इसकी कवायद लगातार की जा रही थी देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, क्योंकि दिल्ली से ये दो टूक था क्लियर कि आप बनेंगे सीएम, लेकिन शिंदे और अजित पवार साथ साथ होने चाहिए। किसी भी तरीके से ये ना लगे कि उनकी उपेक्षा की जा रही है, और देवेंद्र फडणवीस ने वो करके दिखाया। दिल्ली का आदेश, जब वो वर्षा बंगलो बार बार पहुंचे, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि मैं चाहता हूं, हम चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे सरकार का हिस्सा बने और मुझे विश्वास है। और उसके बाद लाइटर नोट पर जो बातें हुई, फाइनली नाना करते हुए हाँ में तब्दील हुआ और एकनाथ शिंदे पहुंच चुके हैं अब आजाद मैदान। आदिति, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पूर्णिमा, एक बार प्लीज अपना प्रश्न रिपीट कीजिए। मैं बस यही कह रही थी आदिति कि नाना करते हुए आखिरकार हाँ में तब्दील हो गई एकनाथ शिंदे की बात, और बड़े कल लाइटर मोमेंट्स रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, लेकिन सस्पेंस बरकरार था। फाइनली जब एकनाथ शिंदे ने हाँ कह दिया, तो दिल्ली से आया हुआ दो टूक संदेश फडणवीस ने सच करके दिखाया कि शिंदे और अजित पवार साथ साथ हैं। बिल्कुल, और देखिए शिंदे साहब जो पहले दिन कहा था कि जो मोदी जी कहेंगे, 29 तारीख को 28 तारीख को शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की थी, जो 1 घंटा देरी से हुई, उसमें उन्होंने कहा कि जो मोदी जी कहेंगे वो करूंगा। जो ये बीच में उन्होंने देरी लगाई, अपने गांव चले गए या उन्होंने जो भी समय लिया, वो शिव सैनिकों को ये मैसेज देने के लिए लिया कि भाई मैंने इजीली गिव अप नहीं किया है। जब वो अस्पताल गए या तमाम जगह पहुंचे, तो वो शिव सैनिकों को बताना चाहते थे कि मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। देखिए आज शिंदे अगर पलट के जाते हैं पीछे तो क्या करेंगे? फर्ज कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमने उनके समर्थकों से, प्रवक्ताओं से, उनके पार्टी के जो थिंक टैंक हैं उनसे बात करी थी। उन्होंने ये कहा कि आप फर्ज कीजिए कि आज शिंदे ये तय करते हैं कि मैं वापस जाऊंगा अपनी शिवसेना के पास, तो वहाँ के नेता तो आज भी उद्धव ठाकरे ही हैं। तो क्या जो वो बनना चाहते हैं वो उसके करीब पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? देखिए कोई भी नेता तब रहता है जब वो सत्ता के आसपास रहेगा, भले ही वो ना करे थे। आज भी सिर्फ इशू ये है कि उनको गृह मंत्रालय चाहिए। और देखिए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अंगद के पैर की तरह अपना पैर जमा लिया है, क्योंकि देखिए 2014 122 के आसपास सीटें थी, तब तक केवल स्टेपनी की तरह थी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की, बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना की स्टेपनी की तरह थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये नज़ारा होगा, वो भी वीटी स्टेशन के बाहर। इसलिए 2014 निकल गया, 5 साल देवेंद्र फडणवीस सीएम भी रहे, फिर 2019 आया, फिर जो उतार चढ़ाव देखे भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस ने, दोनों ने इस 10 सालों में, खास तौर में पिछले 5 सालों में पेशेंस सीखा है। और देवेंद्र फडणवीस लीडर इन हरी थे। 2019 में सरकार आती वो सीएम बनना चाहते थे, उधर उद्धव ठाकरे ने कहा मैं सीएम बनूंगा, फिर रकस हुआ, एमवीए बनी, फिर उनको बदला लेना था, फिर उन्होंने अजीत पवार को तोड़ा, 5 दिन वो सीएम रहे, फिर वो एक्स सीएम में तब्दील हो गए। तब जाके उनको लगा कि पेशेंस जरूरी है, तब वो ठहरे। और फिर उन्होंने जो कहा था कि मेरा पानी उतरता देख, ये घर मत बना लेना किनारे पे, मैं समंदर हूँ, लौट कर आऊंगा। और आज शायद उसी की गूंज है। अब शिंदे को भी शायद ये समझना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति है। नहीं, लेकिन अदिति, महाराष्ट्र की राजनीति की जब आप बात करती है और देवेंद्र फडणवीस के उस बयान का जिक्र करती है कि मैं समंदर हूँ, लौट कर आऊंगा, तो समंदर तो लौट रहा है। लेकिन अच्छी बात यह कि समंदर अपने आप में बहुत कुछ समाहित रखता है और उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, 168 मराठा विधायकों के जीतने के ऊपर
एक नॉन मराठा सीएम का चेहरा होना और वो लीड करता हुआ उस एक राज्य में नजर आएगा जहां पर मराठा समुदाय, वहां की क्षेत्रीय पार्टियों का हमेशा से दबदबा रहा है। अपने आप में बीजेपी का ये एक बड़ा डिसीजन रहा और डेफिनेटली बीजेपी की इसमें एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी रही है और आने वाले चुनावों के मद्देनजर भी एक ख्याल बीजेपी ने मन में रखा होगा कि अगर हम ये फैसला लेते हैं तो इसके साथ आगे कैसे बढ़ेंगे। बेहद महत्वपूर्ण सवाल है आज की तारीख में महाराष्ट्र की राजनीति में और आने वाले दिनों में। मैं आपको इसको, क्योंकि मैंने इसी सवाल के साथ जो नेता हैं उनसे समझने की कोशिश की थी, जो अंदर ऑफ रिकॉर्ड समझाते हैं कि हुआ क्या असल में। देखिए 2019 में देवेंद्र फडणवीस को जब डिप्टी सीएम बनने को कहा तो माने नहीं। उन्होंने कहा मैं बाहर से समर्थन दूंगा, बाहर खड़ा रहूंगा। बीजेपी ने एक लाइन में समझाया कि आज सरकार बन रही है महायुति की, बीजेपी उसमें बहुत अच्छे से बड़े भाई की भूमिका में है। अगर तुम बाहर रहते हो तो ये ध्यान रखना कि सरकार में काम तो बीजेपी करेगी लेकिन नाम होगा शिवसेना का और एनसीपी का। समझाया गया, वो माने, डिप्टी सीएम बने, जो मेहनत कर सकते थे करी। फिर अब जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई उस समय भारतीय जनता पार्टी ने, जब ये हुआ कि चेहरा शिंदे की बात, ये थी कि चेहरा मेरा था। जहां जहां जितनी बड़ी योजनाएं की घोषणा हुई प्रधानमंत्री ने की, बगल की कुर्सी में बतौर मुख्यमंत्री मैं था और उस योजना को धरातल पे उतारने का काम सरकार में रहकर मैंने किया और सरकार बाद में सरकार लाने के लिए भी मैंने कहा कि मैं करके दिखाऊंगा। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने आपस में जो बैठते हैं कोर ग्रुप, उसमें यही कहा कि अगर आज डिप्टी सीएम रह गए भारतीय जनता पार्टी के नेता तो क्या होगा, आज शिंदे भारतीय जनता पार्टी से बड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आंकड़ा है जो आपने मराठा विधायकों का बताया। ये बात सही है कि खुद देवेंद्र फडणवीस ने जो अपने अंदर ठहराव लाए, उनको ये समझ आया कि महाराष्ट्र में इस मराठा राजनीति में एक ब्राह्मण को अगर ऊपर पहुंचना है तो उसके लिए बहुत अलग अलग तरीके से पेशेंटली राजनीति को समझते हुए जाना होगा। किस्मत की बात देवेंद्र फडणवीस की ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई बड़ा चेहरा है ही नहीं। और ऐसे में अब मराठा राजनीति का असली दिन होगा, जिसके बगल में मैं खड़ी हूँ, मुंबई बीएमसी, जहां पर मैं खड़ी हूँ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जहां पर मराठा वर्चस्व चलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो अंगत का पैर है वो यही है कि अगर आज हमने सीएम पद छोड़ दिया होता, गृह मंत्रालय, इरिगेशन, फाइनेंस अगर छोड़ दिया, तो जो मराठा जो विधायक या नेता है वो सडनली कहीं ना कहीं इस ब्राह्मण या भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक या कहीं नेता या उनके चेहरे पर कहीं वो नहीं आ पाएगा। ये मौका इसे नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए देवेंद्र फडणवीस की पिछले 10 सालों की, खासतौर पर पिछले 5 सालों की मेहनत, और देखिए ये बात सही है, शिंदे ने भी ऑफ रिकॉर्ड ये कहा कि जो मराठा वोट आया है वो शिंदे की वजह से आया है। और बीजेपी खुद ये जानती है कि बीजेपी के पास जो वोट आया है वो एससी वोट बैंक आया है। बीजेपी का खुद का जो वोट बैंक था उत्तर भारत का, वो आया है। मराठा वोट बैंक टूट कर आया है शिवसेना का। तो भारतीय जनता पार्टी अच्छे जानती है। और अगर इस 5 साल देवेंद्र फडणवीस ने बतौर मुख्यमंत्री बेहतर तरीके से काम किया तो उसमें एक इंपॉर्टेंट काम ये भी होगा कि वो जो मराठा वर्चस्व को भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ, मराठा वोटर्स को, मराठा नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की तरफ लेकर आए। क्योंकि ये बात सही है, शुरुआत से 1995 से मराठा वोट बीजेपी का कभी था ही नहीं। बीजेपी ने एससी, आपको याद होगा माधव का जिक्र करते हैं, मुंडे जो थे उन्होंने माधव वोट बैंक बनाया। उनको लगा कि जब मराठा वोट हमको नहीं मिलेगा तो एक नया तरीके का वोट बैंक क्रिएट किया जाए। नरेंद्र मोदी ने सोचा कि मैं लाभार्थियों का नया वोट बैंक करूं। मराठा वोट बैंक या तो कांग्रेस का था या शिवसेना का था, कभी भी नहीं था। इसलिए क्योंकि आपने वोट बैंक का जिक्र किया आदिति, का नया वोट बैंक, क्योंकि आपने वोट बैंक का जिक्र किया तो महायुति की सरकार बनने के बाद महाराष्ट्र में तमाम नेताओं ने इस बार का जिक्र किया कि हमें हर किसी का समर्थन मिला। फिर महिला वोट बैंक जिसको लेकर बीजेपी चलती है, किसान विदर्भ का इलाका, और हमने पूरे इलेक्शन के दौरान इस पर खूब चर्चा की। लेकिन बड़ी बात एक आदिति ये भी कि खबर ये भी मिली कि उद्धव और साथी शरद पवार इसका हिस्सा नहीं बन रहे हैं। एक तरफ जहां पर एनडीए का शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष। आप एक कहते हैं ना कि राजनीति संकेतों और संदेशों को बहुत अच्छे से पढ़ती है और उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। आप भले ही हार गए, लेकिन क्या ऐसा नहीं होना था कि विपक्ष की मौजूदगी आज शपथ ग्रहण समारोह में नजर आती, जहां पर उद्योगपति से लेके फिल्मी जगत से लेके एनडीए के तमाम बड़े नेता और जरा जनता का हुजूम आप देखिए, पीछे की नारेबाजी, एक बड़ा अच्छा संदेश विपक्ष की मौजूदगी के साथ जाता, लेकिन वो मिस आउट कर गए। भारतीय जनता पार्टी के एक रणनीतिकार से पूछा कि आज से 4 दिन पहले कि कब बनेगी सरकार, क्या होगा जब तक पर्यवेक्षक नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र मतलब नंबर्स,
जब उन्होंने ये कहा, हालांकि ये पता था कि देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे, मैं आज से 5-7 दिन पहले का जिक्र कर रही हूँ, लेकिन बस अदिति, उन्होंने एक लाइन कही कि लोकतंत्र मतलब नंबर्स, हाँ। और तब ये साफ था अदिति कि जरा जाहिर आपको तौर मैं पे रोकूंगी।